दिनेश बाबू दरवाजे के बाहर एक टूटी थाली लिए खड़े थे और बार बार बहू को खाने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। बहू शीला उनकी बात को अनसुना करते हुए आराम से अपना टीवी पर प्रोग्राम देख रही थी। बहुत देर तक आवाज़ लगाने के बाद कैलाश बाबू वहीं दरवाजे की सीढ़ी पर बैठ गए, क्योंकि घर के अंदर जाना कैलाश बाबू को सख्त मना था। उधर बीमार कमला जी छोटी सी झोपड़ी में एक टूटी फूटी चारपाई पर लेटी हुई भूख से तिलमिला रही थी। कैलाश बाबू फिर से बोले, बहू थोड़ा सा खाना दे दो, कल रात का ही बासी खाना पड़ा हो तो वही दे दो, कम से कम पेट तो भर जाएगा। अपने दादाजी की आवाज़ सुनकर सोनू और गोलू फ्रिज से एक ब्रेड का पैकेट और एक बोतल दूध ले जाकर कैलाश बाबू को देते हुए बोले, दादाजी प्लीज़ आप इसे लेकर जल्दी से चले जाएं, वरना मम्मी आपसे ये छीन लेगी और हमें बहुत मारेगी। दोनों बच्चों को देखकर कैलाश बाबू की आंखों में आंसू आ गए और दोनों के सर पर आशीर्वाद भरे हाथ रखकर नम आंखों से जाने लगे। लेकिन शीला ना जाने कब वहां आ गई और उनके हाथ से दूध और ब्रेड का पैकेट छीन लिया और उन्हें सीढ़ियों से धक्का देते हुए बोली, बूढ़े, अब क्या मेरे बच्चों को भी चोरी करना सिखा दिया तूने? अगर भीख मांगने का इतना ही शौक है तो किसी सड़क पर कटोरा लेकर बैठ जाओ और वहाँ से इतना मिलेगा कि तुम दोनों बूढ़े बुढ़िया पर खाया भी नहीं जाएगा। गोलू बोला, मम्मी आप ये दादाजी से कैसे बात कर रही हैं? उन्होंने हमें चोरी करने के लिए नहीं बोला था। शीला ने एक एक थप्पड़ दोनों बच्चों के गाल पर लगा दिया तो बेचारे दोनों बच्चे रोते हुए वहाँ से चले गए। कैलाश बाबू हाथ जोड़कर बोले, बहू बच्चों को मत मारो, मैं दोबारा खाना मांगने यहाँ नहीं आऊँगा। इतना कहकर वह रोते हुए अपना खाली टूटी थाली लेकर ही वापस चले गए। यह सब एक सामने के घर में बैठी हुई बूढ़ी औरत देख रही थी, जो कैलाश बाबू से भी कई अधिक उम्र में बड़ी लग रही थी। उन्होंने कैलाश बाबू को आवाज़ लगाई और अपने हिस्से का खाना भी उन्हें दे दिया। कैलाश बाबू ने उनका शुक्रिया अदा किया और घर लौटकर अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोले, देखो कमला, आज बहू ने तुम्हारे लिए कितना बढ़िया खाना भेजा है, बिल्कुल गर्मा गर्म, मुझसे तो रुका ही नहीं गया, इसीलिए मैंने वहीं खा लिया। अब तुम भी जल्दी से खा लो, इससे पहले कि ठंडा होकर इसका स्वाद ही चला जाए। कल्पना जी कैलाश बाबू को ऐसे झूठ बोलता देख उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कमला जी भरी आंखों से बोली, जब आपको झूठ बोलना नहीं आता है तो क्यों बोलते हो? इतना सुनते ही कैलाश बाबू की आंखें नम हो गई। कैलाश बाबू और कमला जी का एक ही बेटा था। बेटे को बड़े प्यार से पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह बुढ़ापे में अपने माता पिता को हर सुख दे सके। बेटा भी माता पिता को पलकों पर रखता था। जिस दिन से बहू ने घर में कदम रखा, मानो घर की नींव हिला कर रख दी थी। रोज रोज के अपमान से कैलाश बाबू ने घर के पास ही एक छोटा सा क्वार्टर ले लिया। बेटा सुबह शाम माता पिता का हालचाल पूछने जरूर आता, लेकिन जब से शीला को पता चला कि शेखर अपने बूढ़े माता पिता की अभी भी उतनी ही चाकरी करता है, तो उसने शेखर पर हर पल निगरानी रखना शुरू कर दिया। इसीलिए कमला जी ने बेटे को परेशान देखकर उसे खुद ही मिलने से मना कर दिया। बेटे की कमी कमला जी बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह अक्सर बीमार रहने लगी। अचानक ही कैलाश बाबू ख्यालों से बाहर आए तो देखा कमला जी की सारी दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी थी। वह फिर से एक बार अपने अपमान के आंसुओं का घूंट पीकर बेटे के दरवाजे पर पहुँचे। बहू, ओ बहू, क्या मैं अंदर आ जाऊं? क्या शेखर ने नाश्ता कर लिया? अगर नाश्ता कर लिया हो तो बाहर भेजना, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बंगले के बगल में छोटे से सर्वेंट क्वार्टर से निकलकर कैलाश बाबू अपनी बहू शीला को फिर से आवाज़ देकर कहते हैं। शीला अपनी साड़ी के पल्लू को कमर से कसते हुए बोली, क्या बात है बाबूजी, आप इन्हें चैन से 2 रोटी भी नहीं खाने देते हैं। आप जानते हैं ना सुबह में कितनी जल्दी मची रहती है। इन्हें दफ्तर भी जाना है, बच्चों को मुझे स्कूल भी भेजना है, फिर इसी के बीच में आपको भी सारी बातें करनी होती है। आप सुधरेंगे नहीं।
बताएंगे क्या कहना है? कैलाश बाबू बोले, बहू मुझे शेखर से कुछ कहना है। हाँ, अगर तुम कह सकती हो तो तुम ही कर दो, बड़ी कृपा होगी। कमला जी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं और अब हमारे कमरे का पंखा भी खराब हो गया है। यहाँ तक कि वह पुराना मटका जिसमें हम पानी रखते थे वह भी फूट गया है। अगर तुम ला सकती हो तो ला दो, वरना शेखर से कह देना, वह सब कर देगा। शीला बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ घर के आंगन में हमने एक पैसे का पेड़ जो लगाया है, जिसे हिलाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे। आप बहुत चालू हैं, जानते हैं सुबह सुबह के वक्त वो जल्दी में रहते हैं, तो जो कुछ कहेंगे तो जल्दी में बेटा बात मान ही लेगा। और मैं क्यों लाऊंगी आपकी या मम्मी जी की दवाइयाँ? और बाकी का सामान आपको पता है ना। आज कितनी तारीख है? महीना ख़त्म हो गया और आप अभी तक बैंक से पैसे निकाल कर नहीं लाए हैं। कितनी बार बोला है कि अपने अकाउंट के साथ मेरा अकाउंट जोड़ दीजिए, कम से कम बैंक में आपको आना जाना तो नहीं पड़ेगा। पर हम पर भरोसा ही नहीं है, तो चाहिए पहले बैंक से पैसे निकाल कर लाइए। यह पकड़िए किताब और फिर दवाइयों की बात कीजिएगा। दुकानदार तो जैसे इनका जमाई है, जो मुफ्त में इनकी दवाई दे देगा। कैलाश बाबू बोले, बहू तुमने ही कहा था कि तुमसे बिना पूछे बैंक से 1 रुपया भी निकाला तो मैं इस घर के पास भी नहीं रहने दूंगी। और तभी शेखर बाहर निकल कर आया और बोला, क्या बात है, किस पर इतना चिल्ला रही हो? शीला बात को बदलते हुए बोली, नहीं नहीं, चिल्ला नहीं रही हूँ, बाबूजी से कह रही हूँ कि बाबूजी अब बैंक मत जाइए, मुझे ब्लैंक चेक साइन करके दे दीजिए, मैं पैसे निकाल लाऊंगी। पर कोई बात नहीं, बाबूजी का मन है बैंक जाने का तो चले जाएं, इसी बहाने घूम फिर कर आएंगे। और कोई बात नहीं है, चलिए आपको लंच बॉक्स दे देती हूँ, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं देख लूँगी। इतना कहकर वह शेखर का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। कैलाश बाबू उम्मीद भरी नज़र से बेटे को देखते रह गए। हार कर कैलाश बाबू अपना एक पुराना झोला उठाए बैंक चले गए। बैंक में जब वह फार्म ढूंढ रहे थे तो उन्हें कुछ परेशानी हो रही थी। तभी एक सज्जन सामने आए और बोले, अंकल आपको कुछ मदद चाहिए तो बताएं। कैलाश बाबू बोले, हाँ बेटा, मुझे पेन चाहिए था और ये फॉर्म भरना है। बीमारी के कारण मेरे हाथ कांपते हैं और फिर मुझे पैसे भी निकालने के लिए ये पर्ची भी तो भरनी है। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, पैसे नहीं निकालूंगा तो बहू दवा नहीं लेगी। कोई मेरी मदद कर देता तो भगवान उसका भला करता। सज्जन पुरुष ने कहा, अंकल मेरा नाम सौरभ है, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपका फॉर्म भर देता हूँ। कैलाश बाबू बोले, हाँ हाँ बेटा, नेकी और पूछ पूछ, ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। इतना कहकर उन्होंने अपना फॉर्म सौरभ की तरफ बढ़ा दिया। सौरभ ने उनसे कुछ पूछा और उनका फॉर्म भर के उन्हें दे दिया। कैलाश बाबू ने रकम निकाली और सौरभ की ओर बढ़ाते हुए बोले, बेटा एक और काम कर दो, ये पैसे गिन दो। सौरभ ने पैसे गिनकर उन्हें वापस कर दिए। दोनों का काम लगभग एक साथ खत्म हुआ। दोनों एक साथ बैंक से बाहर निकले। कैलाश बाबू डंडे की सहायता से धीरे धीरे चल रहे थे तो सौरभ ने भी अपनी चाल धीमी कर ली। आगे बढ़कर कैलाश बाबू ने इधर उधर देखा और बोले, आज तुमने मेरी बहुत मदद की, बस एक और कष्ट कर दोगे? क्या तुम मेरे लिए रिक्शा रुकवा दोगे? भरी दोपहरिया में रिक्शा वाले भी हम बुजुर्गों को देखकर रिक्शा नहीं रोकते हैं। सौरभ एक सज्जन पुरुष था। अंकल जी, जो आपने मुझे पता बताया है, मैं उधर से ही होकर जाऊंगा। आपको परेशानी ना हो तो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। कैलाश बाबू मुस्कुरा कर बोले, आज तो लगता है भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है, वरना इस गर्मी में कौन किसको मदद करता है। कैलाश बाबू मुस्कुरा कर सौरभ के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गए। सौरभ जब उनके घर के पास पहुंचा तो हैरान था। वह घर नहीं, लगभग बंगला था। अच्छा खासा प्लॉट पर बंगला बना हुआ था। सौरभ ने सहारा देकर कैलाश बाबू को गाड़ी से उतारा। कमला जी उन दोनों को देखकर परेशान हो गई कि कहीं कैलाश बाबू को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि वह किसी अपरिचित के साथ आज तक कभी घर नहीं आए थे।
सौरभ को एक बात परेशान करने वाली लगी कि कैलाश बाबू सामने के गेट से बंगले में नहीं गए, बल्कि बगल वाले सर्वेंट क्वार्टर की ओर बढ़ने लगे, जहां एक वृद्ध महिला खड़ी चिंता से उन्हें निहार रही थी। कैलाश बाबू आगे बढ़कर बोले, अरे कमला, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह बेचारा भला आदमी तो मुझे घर तक छोड़ने आया है। इन्हें क्या पानी भी नहीं पिलाओगी? कमला जी बोली, आओ बेटा आओ, बाहर क्यों खड़े हो? बाहर बहुत गर्मी है, अंदर आ जाओ, थोड़े पंखे की हवा ले लो, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। तभी शीला को बगल के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वह अपने कमरे से दंदनाती निकल कर वहाँ आ गई और बोली, यह कौन है बाबूजी, और आप हमारे घर में कैसे घुस गए? बाबूजी किसी को भी घर में आने देते हैं? पता चला कोई चोर डकैत हुआ तो? कैलाश बाबू बड़ी मुश्किल से खड़े हुए और बोले, बहू क्या कह रही हो? ये तो भगवान का भेजा हुआ एक दूत है, और तुम इसे चोर डाकू कह रही हो? इस बेचारे ने मेरी बैंक में कितनी मदद की है, पता है? मेरा फॉर्म भरा, मेरे पैसे गिन कर दिए, और तुम इसे चोर कह रही हो? शीला बोली, क्या इसने फॉर्म भरा और पैसे भी गिने? तब तो ज़रूर इसने ज़्यादा पैसे भर दिए होंगे और पैसे निकाल कर कम पैसे आपको दे दिए होंगे। वो पैसे मुझे दे दीजिए, मैं गिनती हूँ कितने पैसे हैं। कितनी बार बोला है कि मुझे बता दिया करो, पर नहीं, अपनी बहू पर भरोसा ही नहीं है। किसी अनजान और अपरिचित इंसान पर भरोसा कर लेते हैं। ना जाने इस घर का क्या होगा। ये घर तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। और आप, ओ मिस्टर, आप क्या खड़े खड़े सुन रहे हैं? निकलिए मेरे घर से। जितनी मदद करनी थी आपने कर दी, अब हमें और मदद नहीं चाहिए। सौरभ आश्चर्य से कैलाश बाबू को देखने लगा और बोला, अंकल जी मैं चलता हूँ, मैं यहीं पास में रहता हूँ। मेरे घर का नंबर B206 है। जब कभी आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो चले आइएगा। और आप बहन जी, अपनी बोली को थोड़ा मधुर बनाएं, क्योंकि इसी से देखो बुढ़ापे में बहुत कष्ट होगा। ईश्वर ने हमें इस धरती पर शांति और प्रेम फैलाने के लिए भेजा है, लेकिन आपको देखकर लगता है कि जैसे कि आप हमेशा परेशान ही रहती हैं, और ऐसी परेशानी में आप दूसरों को खुश कैसे रख पाएंगी? सौरभ वहाँ से चला गया। फिर क्या था, उसके जाते ही शीला ने कैलाश बाबू और कमला जी को खूब खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी और बोली, यही आदत रही तो एक दिन आप दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। समझ में नहीं आता, आजकल समाचारों में कितना दिखा रहे हैं, अपरिचित से बात नहीं करनी चाहिए। आप तो घर में बुलाने लगे, जैसे जानते नहीं। उससे तो बड़े प्यार से बात कर रहे थे। इतने प्यार से तो कभी अपने बेटे से भी बात नहीं करते हैं। अब पैसे दे दीजिए। और कैलाश बाबू के हाथों से पैसे का बैग लेकर चली गई। जाते हुए सौरभ ने उसकी सारी बातें सुन ली थी और उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे कोई अपने बुजुर्गों से ऐसी बात कर सकता है। वक्त बीता, शेखर का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया। बच्चे 10वीं और 12वीं कक्षा में थे, जिसकी वजह से शीला ने उसी शहर में रहने का फैसला किया, क्योंकि वहाँ घर था। दूसरे शहर में जाने पर किराए के साथ दूसरे खर्च बढ़ जाते हैं, और इधर कैलाश बाबू के पेंशन के पैसे का हिसाब भी नहीं रख पाती। 2 महीने नहीं हुए, शीला के दिमाग ने एक चाल चली और उसने ज़बरदस्ती कैलाश बाबू के अकाउंट के साथ अपना भी अकाउंट जुड़वा दिया और ब्लैंक चेक पर कैलाश बाबू से दस्तखत करवा लिए, यह कहकर कि अब आप आराम से घर में रहिए, बाहर का काम मैं कर लूँगी। जैसे ही कैलाश बाबू ने दस्तखत किया, एक रोज़ शीला ने दोनों से कहा कि बहुत दिनों से आप लोग घर से बाहर कहीं घूमने नहीं निकले हैं, तो चलिए आज आपको भगवान के दर्शन करवा लाती हूँ। कुछ देर में उसने टैक्सी बुलवाई। दोनों को टैक्सी पर यह कहकर बिठाया कि हम भगवान के घर दर्शन के लिए चल रहे हैं। करीब 3-4 घंटे के बाद शहर के आखिरी छोर पर जब गाड़ी रुकी तो आसपास ज़्यादा कुछ नहीं था। सामने एक आश्रम जैसा बना हुआ था, जहाँ कुछ वृद्ध लोग इकट्ठे होकर बैठे थे। शीला बोली, ये नया मंदिर बना है, यहाँ दूर दूर से वृद्ध लोग अपने कष्ट सुनाने आते हैं, और सबसे बड़ी बात, अपने कष्ट का निवारण भी पाते हैं। मैंने सोचा था
आज तक आप लोगों के लिए कुछ अच्छा तो नहीं किया, पर यहाँ लाकर मैं अपनी गलती का थोड़ा तो सुधार कर सकती हूँ। आप लोगों का तो पता नहीं, पर मेरे दुखों का तो आज निवारण जरूर हो जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर एक कुटिल हंसी थी। शीला ने गाड़ी वाले को कुछ पैसे देकर रुकने को कहा और कैलाश बाबू और कल्पना जी को अंदर लेकर गई। उस समय सब लोग भगवान भोलेनाथ के ध्यान में लगे थे। शीला ने कहा, आप दोनों यहाँ बैठ जाएं, जब तक मैं मंदिर में कुछ दान करके आती हूँ। दोनों सबके साथ भजन में लग गए और उधर शीला उनका सामान मैनेजर को देकर वहाँ से रफू चक्कर हो गई। थोड़ी देर बाद कल्पना जी कैलाश बाबू से बोली, सुनो जी, बहू को गए बहुत देर हो गई है, क्या दान पेटी में पैसे डालने में इतनी देर लगती है? तभी एक सज्जन 2 बैग लेकर आए और बोले, वह जो महिला आप लोगों के साथ आई थी, आप दोनों का सामान देकर गई हैं। चलिए आप दोनों को आपका कमरा दिखा देता हूँ। कैलाश बाबू बोले, हमारा सामान और हम यहाँ क्यों रहेंगे? यह तो मंदिर है ना? व्यक्ति हंसा। हाँ हाँ बाबूजी, यह भी कह सकते हैं, ये मंदिर है। हम तो इसे भगवान का घर ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ आप जैसे माता पिता आते हैं आश्रय लेने के लिए। पर यह मंदिर नहीं, वृद्ध आश्रम है। वृद्ध आश्रम? यह शब्द सुनकर दोनों के कान खड़े हो गए। कैलाश बाबू को समझने में देर न लगी कि उनकी बहू ने उनके साथ छल किया है। वृद्धा आश्रम को भगवान का घर बताकर उन्हें छोड़कर चली गई। कल्पना जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया, पर कैलाश बाबू बोले, कल्पना, तुम ये सोचो कि हमारी बहू ने अपने जीवन में बहुत ही बुरे काम किए हैं, पर एक तो अच्छा काम किया कि हमें हमारे उस नरक जैसे घर से निकालकर यहाँ अपने जैसे दुखियारों के बीच में छोड़ गई। जब वह हमारी वहाँ सुनती नहीं थी, 2 रोटी देने में भी इतनी गालियाँ देती है, तो इससे अच्छा तो हम यहाँ रह लें। मैं तो उसे ढेरों आशीर्वाद दूंगा कि कुछ तो हमारे लिए अच्छा किया है। चलो अब आंसू पोंछो और भगवान की मर्जी समझकर इसे ही भगवान का घर समझ लो। चलो भाई, ले चलो। इतना कहकर उन्होंने कल्पना जी को सहारा दिया और अपनी नई मंजिल की ओर चल दिए। समय बीतने लगा। इधर शेखर जब लौट कर आया तो शीला रो रो कर बोली, बाबूजी माँ के साथ अपना सामान समेट कर एक दिन बोले, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। जब मैंने रोका तो बोले, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अब मैं भगवान शरण में ही रहूँगा और जब मर्जी होगी तभी लौट कर आऊँगा, और जब तक मैं ना आऊँ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जाने वह बेटा भी कैसा था जो पत्नी की बात में आ गया और मान लिया। उसके माता पिता उसे बिना कुछ बताए चले गए। इधर कल्पना जी की बेटे की याद में हालत खराब हो गई और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। अब कैलाश बाबू जो कभी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, एक रोज़ उन्होंने बैंक में फ़ोन करके अपने महीने के पेंशन की बात की तो बैंक वाले ने बोला कि आपके पैसे तो आपकी बहू निकाल कर ले गई। कैलाश बाबू चुप हो गए। वे वृद्ध आश्रम में भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, तो वृद्ध आश्रम के छोटे छोटे काम करते रहते थे। एक रोज़ आश्रम के काम से वह बाजार निकले, वहीं उनकी मुलाकात सौरभ से हुई। सौरभ ने उन्हें पहचान लिया। सौरभ ने जब अपना परिचय दिया तो उन्हें सब याद आ गया। सौरभ को देखते ही कैलाश बाबू की आंखें भर आई और उन्होंने सारी घटना भर सुनाई और अपना दिल खोलकर सौरभ के सामने रख दिया। सौरभ ने कहा, अंकल जी, मैं तो कहकर आया था कि आपको जब भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी मुझसे कहना, पर अब आप चिंता मत करो, मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा। मैं पेशे से एक वकील हूँ और आपके साथ कभी अन्याय नहीं होने दूंगा। इतना कहकर सौरभ उन्हें लेकर वापस वृद्ध आश्रम गया और वहाँ उन लोगों को सारी बात बताई और बेटे बहू के खिलाफ एक फाइल तैयार करके पुलिस स्टेशन में फ्रॉड करने का केस दर्ज किया। जब शेखर को नोटिस मिला तो वह हैरान रह गया और सौरभ से संपर्क किया। सौरभ उसके घर आया और सारी बात बताई तो शेखर ने शीला को एक जोर का थप्पड़ लगाया और बोला, तुम कितनी गिरी हुई औरत हो। मैंने और मेरे माँ बाप ने तुम पर भरोसा किया और तुम उन्हें भगवान का घर कहकर वृद्ध आश्रम छोड़ आई और यहाँ उनके पेंशन के पैसे निकालती रही। सोचो,
कल को तुम्हारे दोनों बेटे जब तुम्हारे साथ ऐसा करें तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। अरे तुमसे तो अच्छे ये सौरभ जी हैं, जो अनजान होकर भी मेरे माँ बाप की मदद कर रहे हैं, और तुमने उनकी ऐसी हालत कर दी थी। तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। चली जाओ मेरे घर से। इतना कहकर शेखर सौरभ के साथ अपने पिता से मिलने गया, उनसे माफ़ी मांगी। कैलाश बाबू ने कहा, बेटा अब मैं घर में नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ कमला भी नहीं है, तो मैं किसका मुँह देख कर जीऊँगा। पर हाँ, मुझे मेरा अधिकार चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ वृद्धा आश्रम में भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। कैलाश बाबू ने सौरभ को कहकर एक ब्रोकर से बात की और अपने बंगले को बेचने का फैसला किया। शीला को जब इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह बोली, बाबूजी, मेरी करनी की सज़ा मेरे पति और मेरे बच्चों को मत दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। कैलाश बाबू बोले, बहू, मैं तुम्हें माफ़ करने वाला कौन होता हूँ। माफ़ तो तुम्हें वह भगवान करेगा जिसके घर तुम हमें छोड़ कर आई थी। हाँ, तुम्हारी सज़ा मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं दूंगा। उनकी पढ़ाई का खर्चा शेखर के अकाउंट में डाल दूंगा, पर अपने लिए घर और खाने पीने की व्यवस्था तुम लोग खुद कर लो। हो सके तो अपने लिए घर खरीद लो। इस घर को बेचकर मैं अपने जैसे सताए गए पिता की मदद करना चाहता हूँ। कैलाश बाबू ने सारे पैसे उस वृद्धा आश्रम की तरक्की में लगा दिए और अपनी पत्नी के नाम से ही वही बगल में 2 मंजिल एक और आश्रम खोला, जिसका नाम कल्पना आश्रम रखा। वो दिन और आज का दिन कैलाश बाबू ने अपने बेटे, बहू, पोते सबसे रिश्ता तोड़ लिया। बस अपने मन की अगर वह किसी से कहते थे तो ऊपर वाले और उस भगवान के बंदे सौरभ से, जिसने खून के रिश्ते से बढ़कर उनकी मदद की थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।